ना ना सही है। तीन केसेस लागू हुई थी लास्ट टाइम। वन इज बॉयल्स लॉ एंड अदर इज चार्ल्स लॉ एंड द थर्ड वन इज एवोगैड्रो लॉ। बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम का रिलेशन प्रेशर के साथ था। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम का रिलेशन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ था। और एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ था। ओके तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जर्नल गैस इक्वेशन। जर्नल गैस इक्वेशन। देखिए PV इज इक्वल टू nRT, इसको बेटा कहते हैं जर्नल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज कॉल्ड जर्नल गैस। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर इसको जर्नल गैस इक्वेशन क्यों कहते हैं। चलो ये गैस का इक्वेशन है सो दैट्स वाई, बट वाई दे कॉल्ड जर्नल। देखिए जर्नल गैस इक्वेशन इसको इसलिए कहते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना है ना जर्नल स्टोर। जर्नल स्टोर किसको कहते हैं? जर्नल स्टोर वो होता है जिसमें हर चीज़ अवेलेबल होता है। सपोज़ अगर आपको नस्वार चाहिए वो भी अवेलेबल होता है, शुगर चाहिए, अगर आपको जो मतलब मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ जिस स्टोर में अवेलेबल हो उस स्टोर का नाम जर्नल स्टोर कहलाता है। ऐसे ही है ना। सो व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल, सेम इज हेयर, इधर भी ऐसे ही है। क्योंकि इस इक्वेशन से मैक्सिमम केमिस्ट्री में हर चीज़ अवेलेबल है। देखिए सपोज़ अगर किसी बच्चे को किसी गैस का प्रेशर चाहिए, यहाँ से निकलवा सकता है। अगर किसी गैस का वॉल्यूम चाहिए अवेलेबल है। किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, यहाँ से निकलवा सकता है। टेम्परेचर चाहिए वो भी निकलवा सकता है। डेंसिटी चाहिए वो भी निकलवा सकता है। मोलर मास चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब है, ये मैं लास्ट कराऊंगा सारी चीज़ें, कि इस इक्वेशन से मैक्सिमम हर चीज़ अवेलेबल हो सकता है। दैट्स वाई द गैस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। बात समझ आ रही है सबको? तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये जो जनरल गैस इक्वेशन है ये बना कैसे है? ये तो हमारे तीन लॉ हुई हैं, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड, तीनों लॉ को कंबाइंड करने से ये इक्वेशन बना है। वंस अगेन, जो तीन लॉ आपने पढ़े हैं बॉयल्स लॉ, उन तीनों को कंबाइंड कर दे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा। एंड द नेम ऑफ दिस इक्वेशन इज कैसे? व्हाट इज बॉयल्स लॉ? शाबाश, दैट इज बॉयल्स लॉ। V इनवर्स टू P, V इनवर्स टू। What is Charles' law? V directly to T. And what is Avogadro law? V directly to N. ऐसे ही है। Now combined all these gases law, इन सब gases law को क्या करें? कंबाइंड कर दें। अब मैं देखिए सबको कंबाइंड करता हूँ। सो V इनवर्स टू G, P के साथ V का इनवर्स है, डायरेक्ट है तो नीचे लिख दें, और T के साथ डायरेक्ट है, इनवर्स है तो V का स्ट्रेट लिख दें, और N के साथ इनवर्स है, डायरेक्ट है
तो नीचे नहीं लिखना, कहाँ लिखना है? ऊपर। तो देखिए वही हुआ, ठीक है ना, पहले अलग अलग थे, अब मैंने इन तीनों को क्या किया? कंबाइंड कर दिया। तो मेरे पास देखिए ये चीज़ आ गई। अब बेटा प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने का क्या तरीका है? जी, जिधर भी प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं तो हम क्या डालते हैं? कांस्टेंट। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए देखें, अभी कांस्टेंट डालते हैं। द नेम ऑफ दिस कांस्टेंट इज़ व्हाट? आर। ये कौन सा कांस्टेंट है? ये हम नेक्स्ट मुकम्मल एक अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी आर क्या है? लेकिन ये एक कांस्टेंट है, एंड दैट इज जर्नल गैस कांस्टेंट, दैट इज, एंड आल्सो दैट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। देखिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ में जो कांस्टेंट थे, दैट इज के, दैट इज व्हाट? दैट इज अ स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। मीन्स कि वो गैस के साइज पे भी डिपेंड करता था, गैस के मास पे भी डिपेंड करता था, और गैस के अदर पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता था। लेकिन ये जो कांस्टेंट है आर, दैट इज नोन एज जर्नल गैस कांस्टेंट, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। व्हाई दे कॉल्ड यूनिवर्सल? क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये हर गैस के लिए अलग अलग नहीं है। जैसा कि के था, ये जो पहले कांस्टेंट थे वो तो हर गैस के लिए अलग अलग थे, लेकिन ये हर गैस के लिए सेम है। मतलब इस आर की वैल्यू हाइड्रोजन गैस के लिए जो है वही ऑक्सीजन के लिए भी है, वही हीलियम के लिए भी है, वही नाइट्रोजन्स के लिए भी है, वही आर्गन के लिए भी है, वही सब के लिए हैं। तो ये चूंकि सब गैसेस के लिए हैं एक ही वैल्यू, सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इट्स नॉट अ स्पेसिफिक, इट्स अ यूनिवर्सल। लेकिन लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे, क्या डालेंगे? एंड द नेम ऑफ दिस कांस्टेंट व्हाट? आर। बाकी जो जैसे हैं वैसे लिख दें। पी नीचे है ऊपर है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। टेम्परेचर और मोल भी ये हो जाएगा। आप ऐसा कर ले कि ये जो पी है ये इस साइड पे ले आए, इधर डिवाइड है तो इधर क्या हो जाएगा? शाबाश, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पी वी इज इक्वल टू व्हाट? आर टी एन। ऐसे ही है। लेकिन आर टी एन देखिए मज़ा नहीं आता, आर टी, लेकिन अगर ये मैं ऐसा लिख दूं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, अब मज़ा आया ना? पहले क्या था? आर टी एन था, अब मैंने लिखा एन आर टी। देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई है ना। मेरी तरफ देखिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू, दैट इज 24। अगर इसको मैं यूँ लिख दूं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 देन अगेन 24। अगर इसको मैं यूँ लिख दूं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगेन 24। तो कहने का मतलब है कि आप जैसा लेके इससे कोई फ़र्क, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इधर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर टी एन है, आप उसको एन आर टी भी लिख सकते हैं। सो पी वी इज इक्वल टू व्हाट? एंड दैट इज जर्नल गैस इक्वेशन। मैंने कहा था ना जर्नल गैस इक्वेशन क्या है? दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो देखिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आया नहीं आया? कैसे आया? 3 गैसेस लॉ को कंबाइंड करने से। वन इज बॉयल्स लॉ, अदर इज चार्ल्स लॉ, एंड द थर्ड वन इज एवोगैड्रो लॉ। तीनों को कंबाइंड किया और हमारे पास एक इक्वेशन आया, एंड द नेम ऑफ दिस इक्वेशन कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन। व्हाई दे कॉल्ड जर्नल? क्योंकि अब देखेंगे नेक्स्ट व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो उसमें आप देखेंगे कि जी इक्वेशन के फ़ायदे क्या है। तो इस इक्वेशन के बड़े बड़े फ़ायदे हैं। इस इक्वेशन से मैं मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें निकलवा सकता हूँ, तो इसलिए इस इक्वेशन का नाम क्या है? जर्नल है। बात समझ आ रही है ना? सो नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन? सिग्निफिकेंस ऑफ पी वी इज इक्वल टू एन आर। क्या मतलब सिग्निफिकेंस? फ़ायदे। मतलब इस इक्वेशंस के क्या क्या फ़ायदे हैं? मैंने क्या बोला था? इस इक्वेशन का नाम क्या है? जर्नल। व्हाई दे कॉल जनरल? जनरल स्टोर की तरह, जैसे वहाँ हर चीज़ अवेलेबल है ना, तो इधर भी आपको हर चीज़ मैक्सिमम अवेलेबल हो सकता है, इसलिए इसका नाम है जर्नल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे
कि अगर सर प्रेशर ऑफ द गैस फाइंड करना हो, प्रेशर ऑफ द गैस फाइंड करना हो तो आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं प्रेशर ऑफ द गैस। कैसे? P इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी, ऐसे ही है ना? देन P किसके बराबर हो जाएगा? एनर्जी डिवाइडेड बाई, शाबाश। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास किसी गैस के मोल्स है, आर तो चल कांस्टेंट है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, तो आप आसानी से प्रेशर फाइंड कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन कॉल्ड जर्नल गैस इक्वेशन। ये बेटा सिर्फ इससे हम प्रेशर फाइंड नहीं कर सकते, इससे आप वॉल्यूम ऑफ द गैस भी फाइंड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन, हाउ? वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो V इज इक्वल टू व्हाट? nRT डिवाइडेड बाई, अब ऐसे करें, इस दफ़ा P इस साइड पे कर दें तो V बराबर हो जाएगा nRT बाई P, और पहले में आपने क्या किया था? V इस साइड पे किया था, तो P इज इक्वल टू nRT बाई P। अच्छा बेटा, इससे सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम फाइंड नहीं होता, मैंने कहा था ना दिस इक्वेशन इज व्हाट? जनरल। कहा था ना इससे मुख्तलिफ चीज़ें आराम से हम मालूम कर सकते हैं। ये तो दो चीज़ें हो गए, दैट इज़ व्हाट? प्रेशर एंड वॉल्यूम। इससे मोल भी फाइंड हो सकता है, इससे मोल भी फाइंड हो सकता है। वो कैसे? RT उस साइड भी कर दें, इधर डिवाइड मल्टीप्लाई है तो उधर क्या हो जाएगा? सो N इज इक्वल टू व्हाट? शाबाश। तो किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकलवाने हो तो PV डिवाइडेड बाय RT। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको कितने फार्मूले बताए थे मोल्स निकलवाने के? 5। मोल हम मालूम कर सकते हैं फ्रॉम मास, मोल हम मालूम कर सकते हैं फ्रॉम पार्टिकल, मोल हम मालूम कर सकते हैं फ्रॉम परसेंटेज, मोल हम मालूम कर सकते हैं फ्रॉम मोलैरिटी, मोल हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम वॉल्यूम। सो एक और तरीका भी सीखे मोल मालूम करने का। मोल हम किसी भी गैस के फाइंड कर सकते हैं बाय PV डिवाइडेड बाय RT। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, इसी से सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम और मोल फाइंड नहीं हो सकते, इसी से किसी गैस की डेंसिटी भी फाइंड हो सकती है, इसी किसी गैस की डेंसिटी भी फाइंड हो सकती है। आप कहेंगे सर डेंसिटी कैसे फाइंड हो सकती है? देखिए, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। कैसे? देखिए मैं बताता हूँ। डेंसिटी वैसे होता क्या है? व्हाट इज डेंसिटी? 9th में कहीं पढ़ा होगा, डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पढ़ा है ना? M/V इज डेंसिटी, ऐसे ही है। अच्छा, अब इधर मैं साबित करता हूँ कैसे इससे डेंसिटी फाइंड होता है। इधर देखिए, सपोज इक्वेशन है PV इज इक्वल टू व्हाट? इसमें ये N क्या है? दैट इज मोल। तो अभी जो आपने बताया कि जी मोल हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम मास, फ्रॉम, कैसे मोल फ्रॉम मास? M डिवाइडेड बाई M। ऊपर जो M है दैट इज मास इन ग्राम, नीचे जो M है दैट इज व्हाट? मोलर मास। इससे मोल फाइंड हो सकता है ना? तो दैट इज द फार्मूला ऑफ मोल। अगर हम ऐसे कर लें कि मोल का फार्मूला ऊपर पुट कर दें, M/M, मोल की जगह अगर हम ऊपर M/M लिख दें तो क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू M/M RT हो जाएगा। और इस मोलर मास को अगर हम उधर ले जाए और V इधर ले आए, सो PM इज इक्वल टू M/V RT। दिस M/V इज व्हाट? डेंसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ PM इज इक्वल टू व्हाट? DRT। M/V की जगह क्या लिखा? D लिखा, दैट इज डेंसिटी। सो देन D इज इक्वल टू व्हाट? देन D इज इक्वल टू RT उस साइड पे कर दें, सो PM डिवाइडेड बाई RT। सो इसी से डेंसिटी ऑफ द गैस भी फाइंड हो सकता है, PM डिवाइडेड बाई RT, PM डिवाइडेड बाई RT।
तो कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन से बहुत सारी चीज़ें चूंकि फाइंड हो सकते हैं, सो इसलिए इस इक्वेशन का नाम क्या है? जनरल गैस इक्वेशन। इसी से आप किसी भी गैस का प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, मोल फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी कैसे कर सकते हैं? PM डिवाइडेड बाई RT। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डेंसिटी इनवर्स टू टेम्परेचर, डेंसिटी इनवर्स टू टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज करेंगे तो उतना डेंसिटी ऑफ द गैस डिक्रीज होगी। ये देखिए ना, डेंसिटी और T का आपस में क्या रिलेशन है? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। सो अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पे किसी भी गैस की डेंसिटी मालूम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर सपोज कोई आपको कह दे कि जी एक गैस है, उसका मोलर मास इतना है, प्रेशर इतना है, R तो चल कांस्टेंट है और इसका टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड। कितना है? सो व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ दैट गैस? कर लेंगे, इधर टेम्परेचर में क्या लिख दी? 0। फिर कहते हैं कि नहीं, एक गैस है, उसका मोलर मास इतना है, प्रेशर इतना है, R तो चल कांस्टेंट है और उसका टेम्परेचर है 27 सेंटीग्रेड। कितना? तो आप इस T की जगह क्या लिख दें? तो डेंसिटी ऑफ द गैस 27 भी फाइंड हो सकती हैं, 0 भी फाइंड। लेकिन याद रखना, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम होगी। 0 सेंटीग्रेड पे आप डेंसिटी निकलवाएं, फिर 27 डिग्री पे निकलवाएं तो 27 डिग्री पे वैल्यू कम आएगी, 0 पे वैल्यू, क्योंकि D और T आपस में कौन सा है? इनवर्स है। लेकिन इसका रीज़न क्या है? टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी क्यों कम होती है? शाबाश। वाई विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द गैस डिक्रीज? वेल डन। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से, आपको बताया था ना चार्ल्स लॉ में, टेम्परेचर बढ़ने से जो मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है वो दूर दूर हो जाते हैं, तो दूर होने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, उस चीज़ की डेंसिटी कम होती है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो चूंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ता है ड्यू टू एक्सपेंशन, तो इसी वजह से उसका डेंसिटी कम होता है। सो एट डिफरेंट टेम्परेचर हाउ यू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द गैस? PM डिवाइडेड बाई RT। बेटा इसी से सिर्फ आप प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, डेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से आप मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। मोलर मास भी फाइंड, जी बेटा, वेयर इज मोलर मास? कैपिटल M इज मोलर मास, कैपिटल M इज, सो मोलर मास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई RT डिवाइडेड बाई व्हाट? सो इससे मोलर मास ऑफ द गैस भी फाइंड हो सकता है। एंड आल्सो फ्रॉम दिस इक्वेशन मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, छोटा m, ये भी फाइंड हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? इधर देखें, सो m इज इक्वल टू व्हाट? ये देखें, m इज इक्वल टू व्हाट? ये RT डिवाइडेड बाई V उस साइड पे कर दें, ये मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड होगा, और ये डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई होगा। सो दैट इज PMV डिवाइडेड बाई व्हाट? RT डिवाइडेड बाई। और इसी इक्वेशन से वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन आल्सो बी फाइंड, वॉल्यूम भी फाइंड हो सकता है। बल्कि वॉल्यूम तो आपने पहले लिखा है ना, चलो ठीक है, तो इससे वरना वो भी यहाँ से फाइंड। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे जो जनरल गैस इक्वेशन से फाइंड हो सकते हैं। कितने हो गए? 6। एंड नंबर लास्ट, जो लास्ट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि जी इस इक्वेशन से हम R के डिफरेंट वैल्यू एंड डिफरेंट यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। R विच इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, विच इज़ यूनिवर्सल गैस, उसके हम डिफरेंट वैल्यू एंड डिफरेंट यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे कर सकते हैं ये मिटा दूँ, मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जी जनरल गैस इक्वेशन बना कैसे है। जनरल गैस इक्वेशन बना है 3 लॉ को कंबाइंड करने से। 3 लॉ को, देखिए मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक बंदे ने 3 बंदों के सामने हाथी खड़ा किया था।
हाथी एक एनिमल्स है ना, लेकिन तीनों बंदे जो थे वो अंधे थे, मतलब आंख पे पट्टी बांधी हुई थी, उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आता था। तो एक अंधे से पूछा, हाथी सामने है, कि जी बताओ हाथी किस तरह है। तो उसने कहा मुझे तो नज़र नहीं आता, वरना मैं बता देता हाथी की शेप क्या है। कहता नहीं, आपने बताना है हाथी किस तरह है। वो कहता ठीक है। सामने चला गया, हाथी पे हाथ मार लिया, लेकिन उसका हाथ जो है वो सपोज़ उसके जो दो टांगे, चार कितने टांगे होती हैं, उधर ही आए। तो उसने कहा कि जी हाथी जो है उसकी शक्ल ऐसा है, उसकी शक्ल, क्योंकि उसका जो हाथ था वो कहाँ आया था, टांगों पे। दूसरे बंदे को कहा जी हाथी किस तरह है। कहता ठीक है। वो चला गया और उसका हाथ जो है वो हाथी के सर पे आ गया। उसने कहा जी हाथी ऐसा है। तीसरे बंदे को कहा जी तू चला जा, हाथी किस तरह है। वो चला गया, तो उसका हाथ जो है वो मैं नहीं बताता, तो उधर ही आया और कहा वापसी पे जी हाथी ऐसे है। तो एक्चुअल देखा जाए तो ना हाथी इस तरह है, ना इस तरह है, और ना। अब उस बंदे ने क्या किया, कहता है अब इन तीनों को कंबाइंड कर दे। जब तीनों की शक्लें कंबाइंड कर दी तो वाकई उससे हाथी बन गया। जब ये वाली शक्ल, वो वाली शक्ल और ये वाली शक्ल तीनों कंबाइंड कर दी, और इससे वाकई क्या बना। तो इसी तरह बॉयल्स कहता है जी वॉल्यूम प्रेशर के साथ ऐसा है, दूसरा कहता है नहीं ऐसा है, तीसरा कहता है नहीं ऐसा है। तो एक बंदा आया, उसने कहा तीनों को इकट्ठा कर दिया और इससे वाकई हाथी बना है। दैट इज़ व्हाट PV = एनर्जी। दैट इज़ अ जनरल गैस इक्वेशन, लेकिन वैसे हम इसको क्या कहते हैं, हाथी कहते हैं। जैसे कि हाथी से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं, तो ये भी देखें, इससे भी हमने बहुत सारे काम ले लिए ना, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशन को, दैट इज़ हाथी। अच्छा, ये जो लास्ट काम है हाथी से, PV = एनर्जी से, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये अलग एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वो क्या है, वो है आर के डिफरेंट वैल्यू एंड यूनिट। आर के डिफरेंट वैल्यू एंड यूनिट। सो डिफरेंट वैल्यू एंड यूनिट ऑफ आर। आर क्या है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। हाँ, फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर ये कांस्टेंट है तो फिर आप ये क्यों कहते हैं जो डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, उसके एक ही वैल्यू होता है, उसकी डिफरेंट वैल्यू तो नहीं। ये जो डिफरेंट वैल्यू यहाँ आएगा वो यूनिट की वजह से। जाहिर बात है, आप जब यूनिट चेंज करेंगे तो वैल्यू तो चेंज होगी। किस तरह, फॉर एग्जांपल आपने दुकानदार को कहा ना कि जी मुझे 2 kg चीनी दे दे, 2, फिर कहते नहीं मुझे 2 kg ना दे, मुझे 2000 ग्राम दे दे, 2000। तो सारी बात है, उसने जो 2 kg तोल किया है तो वही आपको दे देगा, जी ये 2000 ग्राम दे। नहीं, आपने कहा नहीं, मैंने पहले कहा था 2 kg दे, आप मुझे 2 kg ना दे, कितना दे, 2000 ग्राम दे दे। तो दुकानदार कहे कि जी 2000 ग्राम ही है। कहते हैं कैसे 2000 ग्राम है, पहले 2 कहा था, आप 2000 कह रहा हूँ, तो कैसे हैं। तो 2 kg और 2000 ग्राम क्या है, जो वैल्यू है वो सेम है। ये जो 2 वैल्यू है ये 2000 से सेम है ना। क्यों सेम है, अगरचे वैल्यू देखिए 2 है, एक 2000 है, डिफरेंट लग रहा है ना, लेकिन इधर सेम मीनिंग है। वजह, क्योंकि यूनिट डिफरेंट है। ये जो 2 है ये किस यूनिट में है, kg में, और 2000 किस में, ग्राम में, लेकिन मतलब दोनों का सेम है। तो 2000 एक ही बराबर है, यूनिट डिफरेंट हुआ तो जारी बात है वैल्यू भी डिफरेंट। तो बेटा मैंने जो लिखा है डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर, वो इसलिए लिखा है क्योंकि जब यूनिट ऑफ आर आप डिफरेंट करेंगे तो सारी बात है वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन उसका फिर ये मतलब नहीं होगा कि जी ये कांस्टेंट नहीं है कांस्टेंट, मतलब सेम है, लेकिन वैल्यू इसलिए डिफरेंट हो रही है क्योंकि यूनिट डिफरेंट हो रहा है। तो आज हम देखेंगे आर के डिफरेंट वैल्यू वे डिफरेंट यूनिट वे डिफरेंट। अच्छा, ये कहाँ से हम देखेंगे, आर कांस्टेंट डिफरेंट वैल्यू विद डिफरेंट यूनिट, ये भी हम इसी इक्वेशन से देखेंगे। दैट इज़ व्हाट PV = nRT। वो कैसे,
तो फिर आर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? शाबाश, एन टी इस साइड पे कर दे। सो पी वी डिवाइडेड बाई एन टी, आर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? पी वी डिवाइडेड बाई। अब यहाँ से आप डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, डिफरेंट यूनिट्स निकाल सकते हैं, किसके? आर के। लेकिन शुरुआत कैसे करनी है वो तो फिर आपको पता होना चाहिए, वो चलो मैं बता देता हूँ। तो आप ऐसा करें ना, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए कि इधर प्रेशर की वैल्यू विद यूनिट पुट कर दे, इधर वॉल्यूम की और इधर मोल्स की और इधर, तो आपके पास वो कैलकुलेट कर दे तो आर की वैल्यू भी आ जाएगी और आर की यूनिट भी आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर वो तो हम कर देंगे, वो तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो करेंगे क्या? सपोज़ अगर एक बच्चा कहे सर मैं 1 ATM कर दूं, दूसरा कहता है मैं 2 कर दूं, तीसरा कहता है मैं 3 ATM कर दूं, वॉल्यूम ये कर दूं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। ये जो 4 पैरामीटर्स के वैल्यू आपने पुट करने हैं, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स एंड टेम्परेचर, वो कैसे पुट करेंगे? दैट इज फ्रॉम एवोगैड्रो लॉ, दैट इज फ्रॉम एवोगैड्रो लॉ। शुरुआत यहाँ से लेना है, एवोगैड्रो लॉ से। पता है एवोगैड्रो ने क्या कहा था जी? क्या कहा था? वेल डन। कि कोई भी गैस हो, एनी गैस, एनी, कोई भी गैस हो, लेकिन 1 मोल हो, 1 मोल और STP पे हो, ST, तो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। कहा था ना, वंस अगेन, व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ? एनी गैस at STP, any gas of 1 mole at ST equal to what? 22.4 लीटर या 22.4 DM क्यूब। याद है? तो एवोगैड्रो लॉ मुझे बता दे क्या था जी? मोल कितनी? मोल इज 1। टेम्परेचर कितना? 0 सेंटीग्रेड। लेकिन आपको बताया था ना कि केमिस्ट्री वाले सेंटीग्रेड स्केल से नफरत करते हैं। क्या वजह है वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि ये जो स्केल है ये चार्ल्स लॉ को डिसोबे करता है, इसलिए हम इस स्केल से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। तो किससे प्यार करते हैं? इसलिए हम सेंटीग्रेड को सीधा किस में कन्वर्ट करते हैं? कैसे करेंगे? शाबाश। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर सेंटीग्रेड में तो 0 है, बट केल्विन में कितना बनेगा? 273। प्रेशर कितना है? 1 ATM। सो एवोगैड्रो ने क्या कहा था? एवोगैड्रो ने कहा था कि कोई भी गैस हो लेकिन 1 मोल हो और टेम्परेचर प्रेशर ये हो, टेम्परेचर प्रेशर, तो वॉल्यूम कितना होगा? दैट इज 22.4 लीटर। कहा था नहीं कहा था? सो फिर यही वैल्यू, यही यूनिट इस चीज़ में पुट कर दे तो आपके पास आर के यूनिट भी आ जाएगा और आर की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे जी? प्रेशर कितना? दैट इज 1 ATM, 1 ATM। वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। मोल कितनी? दैट इज 1 मोल। और टेम्परेचर कितना? दैट इज 273 केल्विन। तो 1 को 22.4 से मल्टीप्लाई, 1 को जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, इधर भी 1 को जिससे करोगे वही आएगा। तो आप ऐसा करें, 22.4 को 273 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.0821, 0.0821 यही आएगी। और यूनिट क्या होगा? शाबाश, यूनिट क्या होगा? ATM, लीटर पर मोल, पर मोल एंड पर केल्विन पर। सो मुबारक हो। ये देखिए आपके पास आर की वैल्यू भी आ गई, आर की यूनिट भी आ गई, दोनों चीज़ें आ गए। लेकिन ये जो आर की वैल्यू और आर की यूनिट हमने निकाली वो भी किससे? वो भी जर्नल गैस इक्वेशन से, दैट इज पी वी इज इक्वल टू व्हाट? एनआरटी। जब पी वी एनआरटी के बराबर है तो आर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? पी वी डिवाइडेड बाई एन टी। इसमें हमने क्या किया? पी की वैल्यू, एन की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू, मोल की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दिए, तो वहाँ से आर की वैल्यू भी आ गई और आर का यूनिट भी आ गया। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं
वो क्या गलती करते हैं, उसने केमिस्ट्री जो है अपने बाप की जागीर बनाई होती है, वो अपने मर्ज़ी से प्रेशर लगाते हैं, अपने मर्ज़ी से वॉल्यूम लगाता है, मोल लगाता है, टेम्परेचर लगाता है, मर्ज़ी नहीं चलानी। आपको एवोगैड्रो लॉ याद होना चाहिए। एवोगैड्रो ने कहा था ना कि कोई भी गैस हो लेकिन 1 मोल हो और वो एसटीपी पे हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर कहा था। तो वही एवोगैड्रो लॉ से चारों वैल्यू आप उठा के विद यूनिट इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास आर की वैल्यू भी आ जाएगी और आर का यूनिट भी आ जाएगा। तो इस यूनिट में जो वैल्यू ऑफ आर है दैट इज़ 0.0821 और ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस के लिए नहीं है। मैंने पहले कहा था इट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है? ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये सब के लिए है। इस यूनिट में ये वैल्यू हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी है, नियॉन के लिए भी, हर गैस के लिए है। क्योंकि आर कौन सा कांस्टेंट है? एज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। हाँ, वॉल्यूम का यूनिट हमने डेसीमीटर क्यूब लगाया था, बट यू नो कि 1 लीटर 1 डीम क्यूब एक ही चीज़ है बेटा। 1 लीटर 1 डीम क्यूब की ही बराबर होता है। तो आप डीम क्यूब लगा दे या लीटर लगा दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम है अभी? अच्छा, ये वाली बात समझ आ गई सबको? हमने कितनी, ये कंप्यूटर वाले बच्चे सुने ज़रा, हमने कितने वैल्यू, कितने यूनिट निकालने आर के? ये तो सिर्फ एक ही वैल्यू निकल आई आर की और एक ही यूनिट, दैट इज़ केस 1, दैट इज़ केस। हमने कितने वैल्यू निकालने हैं? नहीं, 8 कम है, 10-12 वैल्यू निकालेंगे तो फिर यूनिट भी 10-12 होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट डिफरेंट करोगे तो वैल्यू डिफरेंट होगी ना। सेम यूनिट से तो सेम वैल्यू होगी। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यूनिट डिफरेंट करूँगा तो सारी बात है उससे वैल्यू भी डिफरेंट होगी। देखिए ना, 2 kg कितने ग्राम के बराबर है? 2000। देखिए, आपने यूनिट छेड़ा, kg से ग्राम किया तो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, 2 से क्या हो गई? 2000 हो गई। तो अब इधर भी ऐसे ही करना है, हमने जस्ट वैल्यू चेंज किससे करने हैं? यूनिट चेंज करने से। लेकिन एक बात और, इधर देखिए, ये जो नीचे वाली वैल्यू यूनिट है, वन इज मोल एंड अदर इज व्हाट, दे आर कांस्टेंट। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये हमेशा मोल ही होगा, हमेशा केल्विन होगा, हमेशा मोल होगा, हमेशा केल्विन ही होगा। सो अगर आपने यूनिट चेंज करने हैं तो ऊपर 2 की करेंगे, ऊपर 2 के आप कर सकते हैं। तो जब आप ऊपर की करेंगे तो सारी बात है आपके पास डिफरेंट वैल्यू एंड डिफरेंट यूनिट पे आ जाएंगे ना। कैसे? देखिए, ये वाली बात समझ आ गई सबको? इसको कह दे दैट इज केस 1, दैट इज केस। नाउ केस 2। अब सेकंड केस देखिए, चूंकि देखिए मैंने इन 2 की यूनिट चेंज करने हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखिए, आपने 9th केमिस्ट्री में पढ़ा था कि 1 atm प्रेशर कितने टार के बराबर होता है? 760 mmHg, या आप कह दे 760 टार के बराबर होता है 1 atm प्रेशर। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना? 1 atm प्रेशर कितने के बराबर है? तो अगर आप इस 1 atm की जगह 760 लिखना चाहते हैं तो फिर यूनिट एटीएम नहीं होना चाहिए, फिर यूनिट क्या होना चाहिए? टार होना चाहिए, या mmH। देखिए ना, अगर आप 2 kg की जगह, मेरी तरफ देखिए, अगर आप 2 kg की जगह 2000 लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर यूनिट kg नहीं होना चाहिए, फिर यूनिट क्या होना चाहिए? हाँ, लेकिन ये गलत है। 2 kg इज इक्वल टू 2000 kg, ये गलत है। यूनिट वही है kg, और वैल्यू आपने डिफरेंट की। क्यों? वैल्यू एक सूरत में डिफरेंट हो सकती है,
अगर आपने प्रेशर एटीएम में लिखना है तो एटीएम में स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है? 1। एटीएम में स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है? 1। लेकिन स्टैंडर्ड प्रेशर mmHg में कितना है? 760 याद रखना। आप कहेंगे सर कभी कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर 1 है, कभी कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर 760 है, लेकिन यूनिट डिफरेंट है ना। एटीएम में 1 है लेकिन mmHg में तो 1 नहीं है, वो तो 7। ये रिलेशन आप लोगों को याद था ना 9 से, 9 केमिस्ट्री में है ना ये रिलेशन, याद है? ये रिलेशन याद कर लें। क्या रिलेशन है? 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर mmHg में कितना होता है? 760। टार में कितना होता है? 760। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना होता है? वन ऑफ द यूनिट ऑफ द प्रेशर आल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू नो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या चीज होता है? प्रेशर आई थिंक फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एफ? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए? मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज आल्सो व्हाट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है mmHg, टॉर और एटीएम के अलावा। फिर आप कहेंगे सर उसमें भी बताओ 1 ATM कितना होता है? दैट इज 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 101,325 न्यूटन पर मीटर, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 101,325 पास्कल। 101,325। आप कहेंगे सर बस कर दीजिए, काफ़ी है ना प्रेशर की यूनिट, काफ़ी है? नहीं, एक और कर दें। चलो बस ठीक है, काफ़ी है। ये देखो, ये सबको याद हो। स्टैंडर्ड प्रेशर एटीएम में कितना है? 1। स्टैंडर्ड प्रेशर mmHg में कितना है? टार में कितना है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना है? और पास्कल में भी ऐसे ही है ना। तो ये कितने यूनिट ऑफ द प्रेशर हो गए? 1 2 3 4। तो मैं एक एक लगवा इधर चेंज कर रहा हूँ तो सारी बात है, वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये वाला रिलेशन नोट कर दिया। अब अगर एक बच्चे को ये रिलेशन क्लियर है तो वो डिफरेंट वैल्यू विद डिफरेंट यूनिट आराम से आर के निकलवा सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो आपने एक कर दिया केस 1, अब देखिए केस 2। ये मिटा दूं? अब इसका केस 2 देखिए। ये देखिए 1 ATM की जगह देखो PV डिवाइडेड बाय व्हाट? NT। P कितना है? 1 ATM। इस 1 ATM की जगह मैं लिख सकता हूँ 760, लेकिन यूनिट फिर कौन सी लिखनी होगी? बाकी सेम वैसे चलाए। 22.4 लीटर RDM³। यहाँ पे क्या होगा? 1 मोल, और यहाँ पे क्या होगा? 273 केल्विन। ऐसे ही है ना। तो इसको कैलकुलेट कर दें। 760 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 273, दैट इज एक मिनट जी 62 पॉइंट। एक मिनट अब बताएं। दैट इज केस नंबर 2। 62.3 बस ठीक है। 62.3 यूनिट क्या होगी? mmHg लीटर पर मोल पर केल्विन। mmHg लीटर पर मोल पर केल्विन। दैट इज केस 2। सेकेंड वैल्यू ऑफ द R 62। पहले क्या थी? 0.0821। अब क्या है? 60। आप कहेंगे सर ये वैल्यू डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यूनिट डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? सिर्फ यहाँ डिफरेंस है। पहले प्रेशर का यूनिट क्या लिया था? ATM। अब क्या लिया? mmHg।
एटीएम में स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है 1, लेकिन एमएमजी में स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है 760। तो पहले 1 लिखा था, अब 760 लिखा, जस्ट ये डिफरेंस है। तो इसी वजह से वैल्यू भी डिफरेंट हो गया और यूनिट भी। केस 3, अच्छा टार में करेंगे तो फिर यही वैल्यू आएगी, क्योंकि 760 एमएमजी के बराबर है 180 एम, तो टार में भी यही है ना 760। तो क्या होगी, यूनिट चेंज होगी। इधर क्या होगा, टार लीटर पर मोल पर केल्विन। दैट इज केस नंबर 3। ये आपका नेक्स्ट केस हुआ। बात समझ आ रही है? नाउ केस 4, एक और भी वैल्यू विद यूनिट जी। 180 एम आल्सो इक्वल टू व्हाट, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है या नहीं है? तो आप लिख दें यहाँ पे 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम तो उतना ही है ना। लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो कहा था, एजुकेटर ने कहा था कि 22.4 लीटर तब होगा अगर प्रेशर 180 एम हो और टेम्परेचर कितना हो 0। तो देखिए 180 एम प्रेशर है ना, मैंने प्रेशर चेंज तो नहीं किया है। आप कहेंगे सर 1 किधर है, इधर तो लिखे 101325 180 एम 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है ना, तो वही प्रेशर है स्टैंडर्ड। डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 मोल 273 केल्विन जी। क्या आ रहा है, एक मिनट, क्या 831, ठीक है। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लीटर पर मोल पर केल्विन। दैट इज केस नंबर 4। नेक्स्ट केस 5। अगर पास्कल में लिखना चाहते हैं वो भी यही है ना, तो फिर सेम इसी तरह लिखे 8313.8 पास्कल लीटर पर मोल एंड पर केल्विन। नेक्स्ट, सारी पूरी हो गई। अब एक और छेड़छाड़ करते हैं, फिर नहीं करते हैं। मैंने कहा था ना 2 यूनिट मैं चेंज करूंगा, नीचे वाले को कुछ नहीं कहूँगा। मोल इज ऑलवेज मोल, मोल की दूसरी है नहीं, वरना मैं उसके साथ भी छेड़छाड़ करता। टेम्परेचर ऑलवेज के, उसका भी दूसरा नहीं है, वरना उसके साथ भी छेड़छाड़, उसको मैंने नहीं छेड़ना, वो वैसा होगा। लेकिन वॉल्यूम के तो सो मैनी यूनिट है। वॉल्यूम के डीएम क्यूब भी है, सीएम क्यूब भी है, एम क्यूब भी है ना डिफरेंट। तो उसके साथ बस थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो वो भी आपका एक वैल्यू आ जाएगा और साथ एक यूनिट आ जाएगी। बात समझ आ रही है? चलो, कितना वॉल्यूम है 22.4 डीएम क्यूब या 22.4 लीटर, एक ही बात है। अब चूंकि हमें पता है कि 1 डीएम क्यूब कितने के बराबर होता है, 1000 सीएम क्यूब। 1 डीएम क्यूब कितने के बराबर होता है, 1000 सीएम क्यूब। तो फिर इतने डीएम क्यूब कितने के बराबर होगा, 1000 से डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए मैंने आपको कहा था, अगर याद है, अगर बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करते हैं, बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर छोटी बड़ी में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड करना होता है। तो अब हम डीएम क्यूब को किस में कन्वर्ट करते हैं, सीएम क्यूब में। डीएम क्यूब बड़ी यूनिट है, सीएम क्यूब छोटी यूनिट है, तो बड़ी किस में जाती हैं, जैसे केजी ग्राम में जाता है, तो आप लोग 1000 से मल्टी, तो इधर भी आपने 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 22.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करें। और प्रेशर किस में लेना चाहते हैं वो तो फिर मर्जी है, उसको अब हमने छेड़ना नहीं है, क्योंकि अब तो छेड़छाड़ हमने किसके साथ करना है। जैसे कि पहले V कांस्टेंट था, प्रेशर के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, अब प्रेशर कांस्टेंट होगा, सारा छेड़छाड़ किसके साथ करेंगे। लेकिन प्रेशर कौन सा कांस्टेंट रखूं, 1 वाला रखूं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला तो यही है ना, सो 1 वाला तो ठीक है। सो दैट इज व्हाट 180 m
मल्टीप्लाइड बाई 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। लेकिन आप डी एम क्यूब नहीं लिखना, आप क्या लिखना, आप सी एम क्यूब, क्योंकि डी एम क्यूब हमने किस में कन्वर्ट किया, सी एम क्यूब में, डिवाइडेड बाई वाट, वो तो वैसे ही होगा, एंड 273 केल्विन। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 273 पे डिवाइड करें, 3.66 यूनिट क्या होगी, ATM CM क्यूब मोल एंड पर केल्विन, पर मोल एंड पर केल्विन। अब हमने वॉल्यूम को ज़रा छेड़ा, DM क्यूब से किधर, हाँ CM क्यूब में। ओके, अब ज़रा DM क्यूब को कन्वर्ट करते हैं M क्यूब में। DM क्यूब किस में, M क्यूब में। अच्छा, 1 DM क्यूब कितने CM क्यूब के बराबर है, 1000। सो इसका मतलब है कि ये बड़ी है और ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी बहन है और ये छोटी बहन है। अब नेक्स्ट रिलेशन बता रहा हूं DM क्यूब का और M क्यूब का। वो कैसा है, 1 M क्यूब जो है वो 1000 DM क्यूब के बराबर है। हम मुझे बताएं कौन सी बड़ी बहन है, 1 M क्यूब 1000 DM क्यूब के बराबर है, तो बड़ी बहन कौन सी हुई, M क्यूब। DM क्यूब क्या हुई, छोटी बहन। सो इधर मैंने DM क्यूब को अब किस में कन्वर्ट करना है, M क्यूब में। तो क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, क्योंकि छोटी यूनिट अब किस में कन्वर्ट होती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर ले कि इस 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दे 22.4 को, तो यूनिट कौन सी आ जाएगी, M क्यूब। कौन सी आ जाएगी, M क्यूब आ जाएगी। ये देखिए, बस हो गया, लास्ट 1 मिनट। R इज इक्वल टू वाट, PV डिवाइडेड बाई NT। जी प्रेशर किस में लेना है, चलो इस दफ़ा ले ले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। सो 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी M क्यूब कितना हो जाएगा, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा ना। लेकिन यूनिट कौन सी लिख दूं, यूनिट कौन सी हो जाएगी, M क्यूब, एंड डिवाइडेड बाई 1 मोल एंड 273 केल्विन। जी 22.4 को 1000 पे डिवाइड कर रहे, फिर उसी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करे और फिर उसको 273 पे डिवाइड करे। कौन सा, ये वाला छोटा कर दें, जो मर्जी है। हजार पे डिवाइड कर ले इसको, फिर इससे मल्टीप्लाई करें और फिर 273 पे डिवाइड करें। शाबाश, ये एक अच्छा बच्चा है। किधर गए, एबटाबाद। 8.31 आ जाए। 8.31 के साथ यूनिट कौन सी होगी, आराम से यूनिट भी तो लगानी है ना। जी यूनिट लगा दें, शाबाश। M की पावर 3, ठीक है, लेकिन वो नीचे हैं, नीचे हैं तो माइनस होगा ना, पर मोल केल्विन भी कर, शाबाश। सो यूनिट फिर यही होगा। लेकिन आगे देखिए, ये मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर है ये बच्चा। मैंने कहा आगे कर लेगा, लेकिन उसने नहीं किया। ये देखो, ये M की पावर 2 माइनस है ना, ये M की पावर 3, ये इस तरह होता है ना। मैथ्स में कमज़ोर है, आप लोग मैथ्स में कमज़ोर है, इस तरह ही है ना।
तो देखिए m की पावर 3 और m की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा। सो 8.31 न्यूटन यहाँ से हो जाएगा मीटर, डन, पर मोल एंड पर केल्विन, दैट इज अनदर यूनिट एंड वैल्यू ऑफ आर। बड़ा यूनिट सर मेगा का नहीं है, बड़ा है तो मेगा का नहीं, जी मेगा का नहीं, बड़ा है नहीं, ये बड़ा ही है, m की पावर 3 m क्यूब, ठीक है। सो या दोनों छोटे ही कर दें, m की पावर 3 है। सो न्यूटन मीटर पर मोल एंड पर, ये एक अनदर वैल्यू इन यूनिट आ गई ऑफ आर। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये पॉइंट ज़रा बड़ा इम्पोर्टेंट है। कभी कभार पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है, बल्कि अक्सर देता है कि जी व्हाट इज़ दी SI यूनिट ऑफ आर, व्हाट इज़ दी SI यूनिट ऑफ आर, SI। तो देखिए आपने तो बहुत सारी यूनिट ऑफ आर निकाल दिए ना, लेकिन उसने अब पूछा है क्या SI यूनिट ऑफ आर। तो जब आर का SI यूनिट पूछा जाए तो फिर आपने क्या करना है, इन दोनों का भी SI यूनिट लगाना है, ये बात याद रखना। जब आर का SI पूछा है तो वेरी सिंपल, फिर आर जिस से आता है, आर की यूनिट जिससे आती है, फिर आप उसकी भी SI यूनिट लगा दें। प्रेशर की SI यूनिट क्या है, 9th में पढ़ा है ना, प्रेशर की SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर। एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, दैट इज मीटर क्यूब, दैट इज डेसीमीटर क्यूब। जो यूनिट है ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब, वो SI नहीं है। वॉल्यूम की SI यूनिट याद रखना क्या है, m क्यूब। एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही है? बाकी जो नीचे है मोल एंड वाट केल्विन, वो SI में भी मोल एंड केल्विन होता है और नॉन SI में भी मोल एंड केल्विन है, वो तो दोनों में सेम है। तो जब उसने R का SI यूनिट पूछा है तो फिर आप P और V का कौन सा यूनिट लगाना, SI। तो फिर वैल्यू ये वाले लगा, क्योंकि SI यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 ATM न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितने के बराबर था, 10132, और वॉल्यूम कितने के बराबर था, 22.4 डिवाइडेड बाई 1000 कर दे तो वो वॉल्यूम होगा और ये क्या होगा, वैल्यू होगी। तो फिर आपके पास जो यूनिट आएगी और जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, SI। हाँ, अगर उसने जस्ट पूछा है कि जी एक्सप्लेन द यूनिट ऑफ आर, द यूनिट ऑफ, उसने ये नहीं कहा SI यूनिट, जस्ट कहा यूनिट ऑफ आर, तो फिर आपने जो मर्जी है प्रेशर की लिख दो, जो मर्जी है वॉल्यूम की लिख दो, मोल टेम्परेचर तो चल कांस्टेंट है। लेकिन अगर उसने SI पूछा है तो फिर आपने प्रेशर वॉल्यूम का क्या लगाना, SI लगाना। तो फिर सिर्फ ये कैलकुलेशन करना, वो वाला फजूल है। बात समझ आ गई? फिर इसी SI यूनिट को ज़रा एक और चीज़ में कन्वर्ट करता हूँ, बस सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। एक और चीज़ में इसको कन्वर्ट करता हूँ, बस आगे कन्वर्जन आसान है, वो आप खुद करें, लेकिन मैं सिर्फ इशारा करता हूँ। ये देखें, मेरी तरफ देखें, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ R एंड यूनिट ऑफ R SI 8.31, व्हाट, न्यूटन मीटर पर मोल एंड पर केल्विन। अब इधर देखिए बेटा, ये जो न्यूटन मीटर है ये जॉल के बराबर है, पढ़ा है ना आपने फिजिक्स में, 1 न्यूटन मीटर इज व्हाट, 1 जॉल। तो इनामुल्लाह मैं न्यूटन मीटर की जगह लिख सकता हूँ जॉल। आप कहेंगे सर जब आप कहते हैं न्यूटन मीटर जॉल के बराबर है तो फिर तो लिख सकते हैं। सो फिर क्या हो जाएगा, 8.31 जॉल पर मोल एंड पर केल्विन। देखिए वही है, सिर्फ न्यूटन मीटर की जगह क्या लिखा, जॉल।
तो आप जॉल भी लिख सकते। बात समझ आ रही है ना? लेकिन आप कहेंगे सर क्यों आपने लिखा न्यूटन मीटर की जगह जॉल? कश्मीरी, क्योंकि न्यूटन मीटर जॉल के बराबर जो है, तो मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर की जगह क्या, जॉल। लेकिन आप कहेंगे सर साबित करें कैसे बराबर है, साबित करें न्यूटन मीटर कैसे जॉल के बराबर है, कौन साबित करेगा? देखिए आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, वर्क इज व्हाट इज वर्क, एफ एस। वर्क किस चीज के बराबर है? एफ एस के। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? जॉल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? तो मैं यही कह रहा हूं कि जॉल किसके बराबर है? साबित हुआ कि वाकई जॉल न्यूटन मीटर के बराबर है। कैसे साबित किया? W=Fs से। बात समझ आ रही है? अगर आप कहते हैं सर वर्क P.V की भी तो बराबर होता है, वर्क P.V की भी बराबर, ये कंप्यूटर वाले आ जाए, जो वर्क है वो PV की भी बराबर है। ओके, जो वर्क है Fs के अलावा PV की भी बराबर है, लेकिन PV की कब बराबर है? इन द केस ऑफ गैसियस स्टेट। बेटा गैसियस स्टेट में हम वर्क PV के बराबर लेते हैं, लेकिन लिक्विड और सॉलिड स्टेट में हम वर्क Fs के बराबर लेते हैं। वजह, क्योंकि आपको पता जो है कि गैसेस मॉलिक्यूल कैन exert the pressure, liquid solid can't। liquid solid के मॉलिक्यूल तो प्रेशर एग्जर्ट कर ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर फिक्स्ड इन ऑन पोजीशन। किसके मॉलिक्यूल सिर्फ प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं? दैट इज गैस। तो इसलिए गैसेस में F की जगह हम क्या लेते हैं? P, और S की जगह क्या लेते हैं? QV लेते हैं, क्योंकि देखिए चेंज ऑफ वॉल्यूम सिर्फ गैस में पॉसिबल है, लिक्विड सॉलिड का तो कोई वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं सकता। ये देखिए लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, सॉलिड है, इस पे आप जो भी करें यही वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम आप चेंज कर ही नहीं सकते। आप कहेंगे सर जोर लगाए हो जाएगा, नहीं होता, जो है वही होगा। नहीं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। लेकिन गैस पे आप इतना प्रेशर डाले वॉल्यूम ऑटोमेटिकली तो बेटा वॉल्यूम सिर्फ लिक्विड गैस का चेंज हो सकता है, लिक्विड सॉलिड का चेंज, तो इसलिए हम V जो है लिक्विड सॉलिड में नहीं ले सकते। तो फिर आप कहेंगे सर यहाँ से तो साबित हुआ कि वर्क इज इक्वल टू F.S, जॉल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, फिर यहाँ से भी साबित कर लो कि वाकई न्यूटन मीटर किसके बराबर है? जॉल के। इस फॉर्मूले से साबित कर लूँ, यहाँ से तो साबित हो रहा है ना कि जी जॉल इज न्यूटन मीटर। अब यहाँ से साबित कर लूँ, यहाँ से देखिए वर्क की क्या यूनिट है? प्रेशर किसके बराबर है? यू नो द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम क्या है? A.L। देखिए ना वॉल्यूम, आपने जब आप छोटी क्लासेस में थे तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम किसको कहते थे कि जी तीन व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? m³। आपने अभी कहा ना क्या यूनिट है? वाई दे आर क्यूब नॉट स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम में तीन चीज़ें मल्टीप्लाई होती है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट मल्टीप्लाइड बाई हाइट। कितनी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं? इसलिए यहाँ पे क्यूब है। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई होता वॉल्यूम में, किसी चीज़ का वॉल्यूम तो फिर यहाँ पे स्क्वायर होता, लेकिन क्यूब इसलिए क्योंकि तीन चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, लेंथ, वेट एंड हाइट। ये देखिए क्या है? लेंथ है, और ये क्या है? एरिया। एरिया आपको पता है ना, एरिया का क्या यूनिट है? मीटर स्क्वायर, क्योंकि उसमें दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है। दो चीज़ें एरिया में आ गई, और तीसरी चीज़ ये है, कितने हो गए?
3, तो मैंने वॉल्यूम की जगह 3 चीज़ें मल्टीप्लाई कर दी। और प्रेशर किसके बराबर है? F बाई, अब ए क्या हो जाएगा? सो F डॉट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ F, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? तो मैं यही कह रहा हूँ कि न्यूटन मीटर इज व्हाट, दैट इज जॉल। देखिए यहाँ से भी साबित हो रहा है कि न्यूटन मीटर किसके बराबर है? जॉल के। यहाँ से भी साबित हो रहा है कि न्यूटन मीटर किसके बराबर है? तो इसलिए मैंने यहाँ न्यूटन मीटर की जगह क्या लिख दिया? जॉल। तो 8.31 जॉल पर मोल पर केल्विन इज आल्सो वन ऑफ द यूनिट एंड वैल्यू ऑफ आर। बात समझ आ रही है? एंड आल्सो, बस 1 मिनट लगेगा, हमें ये भी पता है, ये रिलेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, फॉर MCQs आता है कि 1 कैलोरी जो है, 1 कैलोरी, वो 4.1 जॉल के बराबर होता है। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.1 जॉल के। फिर अगर आप इस जॉल की जगह 4.18, अगर आप इस जॉल की जगह कैलोरी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। कैसे? 1 कैलोरी में कितने जॉल हैं? तो 8.31 जॉल कितने कैलोरी के बराबर होगा? तो आप ऐसे कर लें कि 8.31 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4.18 कर दें। सो कैलोरी पर मोल एंड पर केल्विन। सो यहाँ से क्या आता है? 2। सो 2 कैलोरी पर मोल एंड पर केल्विन, आल्सो वन ऑफ द SI यूनिट ऑफ R। जॉल की जगह मैंने क्या लिखा? कैलोरी लिखा। वो कैसे लिखा? क्योंकि 1 कैलोरी में इतना जॉल है जी, दैट इज आल्सो SI यूनिट ऑफ R। बस जितने आते हैं उतने गिनो। और एक लास्ट, बस लास्ट जी, मुझे पता है आप लोग थक गए, बट 1 जॉल इज 10⁻⁷ ERGS की भी बराबर है। वन ऑफ द यूनिट ऑफ एनर्जी ERGS, फिजिक्स में पढ़ी होगी। यूनिट ऑफ एनर्जी जॉल, यूनिट ऑफ एनर्जी कैलोरी, यूनिट ऑफ एनर्जी ERGS। एनर्जी आल्सो कॉल्ड वर्क। सो यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल, इज कैलोरी, इज ERG। इसमें भी रिलेशन कर दे। 1 जॉल कितने के बराबर है? 10⁻⁷। तो इतने जॉल कितने के बराबर हो जाएंगे? तो आप ऐसे करें कि 8.31 को 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर दे, तो साथ लिख दे ERG पर मोल पर केल्विन। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द SI यूनिट एंड SI वैल्यू ऑफ R। ये भी एक SI यूनिट है और SI वैल्यू है किसका? R का। दैट इज केस नंबर आई थिंक 25 और 26। कौन सा केस हुआ? दैट इज 25 एंड 26। सो वन ऑफ द एप्लीकेशन, वन ऑफ द सिग्निफिकेंस of PV is equal to nRT, केस डिफरेंट वैल्यू ऑफ R एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ R भी मालूम हो सकते हैं।